हेलो, हेलो, हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी भाई कैसे हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल भाई, प्रभुदेव, गुड मॉर्निंग। पुष्पेंद्र भाई, रामरूप, नीरज, सबको मेरा नमस्कार। और कल पता नहीं कोई तकनीकी वजह से क्लास तो हुई थी, और जब क्लास हुई थी तो क्लास को लाइव देखने वाला भी अकेला मैं ही था, किसी ने भी नहीं देखी। अब वो कोई तकनीकी समस्या आ गई, पता नहीं। लेकिन वो क्लास जो है मैंने अपलोड करवा दी थी, और शायद वो क्लास आपने देख ली होगी। तो आज बिल्कुल हम लाइव है, और शायद जितने भी स्टूडेंट्स देख पा रहे होंगे, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है भाई? एक बार कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कल का क्लास अपलोड करा दिया था मैंने, ऐसी बात नहीं है। तुरंत ही जैसे ही क्लास खत्म हुई थी, हमने उसको तुरंत ही अपलोड करवा दिया था। चलिए, सब कुछ ठीक है तो आज चुंबक की क्लास नंबर 5 होगी, और इसके बाद क्लास एक और होगी चुंबक की। मतलब आज होगी और एक क्लास और होगी। मतलब चुंबक के लिए हम कुल 6 क्लासें काम में लेंगे। और भैया, कल की क्लास में मैंने बार बार चीजों को रिपीट किया था, बार बार चीजों को रिपीट किया था। एक तो परिनालिका वाला जो टॉपिक था, मैं वापस से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक तो परिनालिका वाले टॉपिक में से लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल मैंने बताया था कुछ नहीं करना, एक विद्युत रोधी तावे के तार लेकर और उसको ऐसे गोल 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 कर लेना है, ठीक है ना? बेलन के आकार के ऐसे गोल गोल करके, और उसको हम बैटरी से जोड़ देता है तो ये एक परिनालिका बन जाती है। परिनालिका भी एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसमें सबसे अच्छी लाइन ये थी कि परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है। वो लाइन मैंने कल बहुत बार रिपीट की थी। कल की क्लास हुई है, अपलोड हो गई होगी, एक बार देख लीजिए। क्लास नंबर 4 भैया आप चेक कर लेना भाई, क्लास नंबर 4 कल हो चुकी है ना? भैया क्लास नंबर 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, इसके बाद भी देख लेना, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है? और बाकी पहले इसको देख लो, फिर देख लेना 4, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक एनसीईआरटी से एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाह रहा हूं। थोड़ा हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन फिर भी जब मैं उसके साथ बार बार मेहनत करूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक बार आपको पूरा ये चीजें एनसीईआरटी से पढ़ाने जा रहा हूं, आराम से समझना। सीधा ही एनसीईआरटी खोल के समझाना चाह रहा हूं मैं। और यदि आपके पास भी एनसीईआरटी है तो आप भी आराम से समझ लीजिए। हर टॉपिक को मैं 2 बार पढ़ा रहा हूं, सीधा एनसीईआरटी से। ये टॉपिक किताब के अंदर नहीं है, चाहो तो आप इसको ऐड कर लेना। प्लीज थोड़ा धैर्य रखना। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज ही समझ में आ जाए, है ना? इतना बहुत बड़ा धुरंधर भी नहीं बनना है। फिर अगर सब कुछ ही समझ में आ जाएगा तो फिर आप तो भगवान हो जाओगे, है ना? तो कोई जरूरी नहीं है, कोई एक आध टॉपिक नहीं आया, तुम नहीं आया तो आगे बढ़िए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर 100 में से 90 चीजें समझ में आ रही है, बहुत है। कोई जरूरी नहीं है कि डाबरा सर के द्वारा बोली गई हर बात ही समझ में आए, कोई जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा धुरंधर बढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ो भैया। क्लास नंबर 4 डल चुकी है, बाद में देख लेना, अपने पर्दे खोल ले कान के। कह रहा हूं क्लास नंबर 4 कल हो चुकी है।
जब बाद में देख लेना, जब ये क्लास हो जाए तो वो डाल दिया हमने। अब ये इसको देख ले थोड़ा सा, आ जाए समझ में तो ठीक है, नहीं तो बोरी बिस्तर बांध के निकल ले। चुंबक है इसका नाम, ये वो थोड़ी है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, ये वो नहीं है, चुंबक है। प्राण खींच लेगा ये तुम्हारे। ये कोई वो नहीं है, कोई रोटी राबड़ी नहीं है कि उठा के पी लिए विटामिन ए से रतौंधी रोग हो गया। कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, जब 5 लाइनें याद रहेगी। तो इसलिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ना एक बार में, तो मेरी बात को फिर पढ़ दे, खोल के सुन ले। कम से कम 10 बार पढ़ेगा इस चैप्टर को, जब जाके 10 लाइनें याद रहेंगी। एक बार पढ़ा है गुरुजी, समझ में नहीं आया, एक बार में थोड़ी समझ में आ जाता। 50 बार में तो हमको समझ में आया है, तुझको कहां से आ जाएगा एक बार में समझ में। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रख। जिस दिन तू इस चैप्टर को 10 बार पढ़ ले, उसके बाद में मुझे बताना कि हाँ सर अब 10 बार पढ़ लिया, तब जाके 10 लाइन याद रही है। ये है, इसका नाम है मैग्नेट। ये वो नहीं है चुंबक के समान ध्रुवों में, अगर ऐसा ही पढ़ाना होता ना तो ये नहीं खोलता एनसीईआरटी। अब थोड़ा सा एक बार इसको देख, 2 बार मैं पढ़ाऊंगा, 2 बार तू पढ़, फिर 2 बार मैं और सिखा दूंगा, फिर 2 बार तू पढ़। इसकी लैंग्वेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल ही है, इनकी लैंग्वेज नहीं है भाई। इसलिए किताब खोल के पढ़ा रहा हूं, इसकी भाषा नहीं है, ये प्रैक्टिकली पार्ट है। इन प्रयोगों को समझिए और ध्यान से सुनिए। किताब खोलोगे तब भी नहीं है, किताब में भी नहीं है टॉपिक। अब सुन ले थोड़ी देर शांति से, क्या क्या बोलूं मैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, नई चीज आ रही है, नई शब्द आ रहा है, ध्यान से सुनो, जैसे आप प्लीज कमेंट को रोकिए। एक तो शब्द ये था, अब से पहले हम पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, कि भाई हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। अब बात हो रही है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक को रखना है और उस चालक पर बल लगता है, उसको समझना है। प्लीज मैं थोड़ा सा कोशिश करो, जैसे जैसे मैं बोलूं पहले आप बात जो हो रही है उसको समझिए। ये एक चित्र है, सुनिए आराम से। हाँ भाई, देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ध्यान से सुना आराम से, और बड़ा कर देता है चित्र को। ये चित्र आप बना लेना किताब में, अगर आप पे बन जाए तो, है ना। देखो ये एक चुंबक का एक चित्र है, आराम से देखते चलो। ये एक नाल चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, हाँ भाई, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, और यहां पर एक चालक तार लगा दिया मैंने, ए और बी। ये एक चालक तार है, ए और बी। इसको आराम से इस तरह से बांध के और मैंने लटका दिया, और यहां से इसमें मैंने बैटरी से जोड़ दिया, कुंजी लगा दी, और इस तरह से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, एक पूरा परिपथ बना दिया मैंने। अब ये टॉपिक ये है, जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, जैसे भाई ये अगर चुंबक लग रहा है, समझना मेरी बात को, अगर यहां चुंबक लगा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र तो पैदा होगा।
अगर यहां चुंबक रखा हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र तो होगा इसके चारों तरफ। भाई अगर कहीं पे भी आप चुंबक रख रहे हो तो चुंबक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। तो ये चुंबक रख दिया मैंने, तो चुंबक के चारों ओर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, सुनना इस लाइन को, अब लाइन सुनो आराम से। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लगेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इससे धारावाही चालक के ऊपर एक बल लगेगा, और वो बल कैसा लगेगा उसको आपको समझाना है मुझे। देखो भाई, हेडिंग दोबारा पढ़ो इसकी। अभी मैंने कुछ भी नहीं समझा रहा हूं, केवल मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, टॉपिक में क्या लिखा हुआ है। तो टॉपिक का नाम है, पहले टॉपिक को समझिए। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, और इसी के लिए हम फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम और बायां हाथ का नियम भी काम में लेते हैं। चालक पर आरोपित बल 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 की दिशा बताने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियमों का उपयोग करेंगे। कोई चालक तार है, इस चालक पर बल किधर से लग रहा है, बल की बल बल बल, इस चालक पर बल किधर से किधर लगेगा, उस बल की दिशा को बताने के लिए, बल की दिशा को बताने के लिए ही हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे। अभी आप इसको एक एक करके पढ़ते हैं, सुनिए। हमने यह सीखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। एक एक लाइन पढ़ा रहा हूं। हमने सीखा है कि किसी चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह बात हम 4-5 बार पढ़ चुके हैं। जब किसी चालक में जब किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करोगे तो चालक के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखी किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। देखिए, इस प्रकार इस प्र, इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे चुंबक पर एक बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करने चाहिए। आप सुनो आराम से, देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। पहले तो यह कह रहा है कि भाई ये कोई चालक है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। ये जो चालक था, तो तार था, तार के पास क्या रखा है? चुंबक रखा है। तो ये कह रहा है कि ये जो तार है, चालक तार जो है, ये चुंबक पर एक बल लगाएगा। चालक तार चुंबक पर एक बल लगाएगा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। मेरी भाषा में समझो, जैसे ये कहना चाहता है, ये जैसे मेरे पास कोई चालक है, ये कोई चालक है, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कहना चाह रहा है
कि ये जो चालक है ना, ये चुंबक पर एक बल लगाएगा। ठीक है, बिल्कुल लगाएगा। ये चालक जो है ना, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो दो तरीके से ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि ये जो चालक है, इस चुंबक के ऊपर एक बल लगाएगा। चालक इस चुंबक के ऊपर एक बल लगाएगा। फिर एम्पियर क्या कहता है कि भाई ये जो चुंबक है, इस चुंबक के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो एम्पियर ये कहता है कि ये चुंबक भी इस चालक पर एक बल लगाएगा, जो कि परिणाम में समान होना चाहिए। परिणाम में समान होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी। दिशा जो है वो कैसी होगी? विपरीत होगी। पूरा समझने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। बस चीजों को बार बार समझने की कोशिश करिए। देखो, हमने सबसे पहले इसको दो हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा ये है, पहले इसमें धारा प्रवाहित करो। सबसे पहले इस तार में एक धारा प्रवाहित करो। तो तार के चारों तरफ, ये जो चालक तार है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, वो एक चुंबक पे बल लगाएगा, चुंबक पे बल लगाएगा। ठीक है, मान लिया। फिर एम्पियर ये कह रहा है कि ये जो चुंबक है ना, इस चुंबक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र है। तो ये चुंबक भी इससे धारावाही चालक पर बल लगाएगा। चुंबक इस तार पे बल लगाएगा, चुंबक जो है इस चालक पर भी बल लगाएगा। अब वो कह रहा है कि ये जो बल है ना, परिणाम में तो समान होगा, लेकिन दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। दिशा में क्या होगा? विपरीत होगा। पहले मुझे थोड़ा सा एक बार कमेंट करो, ये छोटी सी बात जो मैं बोल रहा हूं किताब के अनुसार, क्या ये बात थोड़ी 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 समझ में आ रही है? प्लीज एक बार कमेंट कर दो हल्का सा। थोड़ा जो बात मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो बात आपको समझ में आ रही है? अब सुनिए, आगे देखो। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को निम्नलिखित क्रियाकलाप से हम समझ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को समझना है। विद्युत धारावाही चालक पर, इस चालक पर, ये जो तार है ना ए और बी, इस चालक पर, इस चालक पर चुंबक की वजह से, इस चालक पर चुंबक की वजह से जो बल लग रहा है, उस बल को समझना है। उस बल को समझना है। इस चुंबक की वजह से इस चालक पर आरोपित बल को समझना है। ठीक है सर। देखो, किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को समझना है कि वो बल कैसे लगेगा, किस दिशा में लगेगा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, थोड़ी देर के नीचे आइए। इन लोगों ने एक प्रयोग किया है और उस प्रयोग से ये 4-5 लाइनें लिखी है। प्लीज इस पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट लेके अपनी जेब में रख लेना। 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन यहां से परीक्षा में चिपक रहा है। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। ये जो क्रियाकलाप है, उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमीनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है, और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित मतलब उल्टी करने पर बल की दिशा भी बदल जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। इस पॉइंट को समझो, ये लाइन आई हुई है। अरे किताब लिया आओ भाई, कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी की।
सुनो भाई, ध्यान से सुनो ना। देखिए इन्होंने क्या किया, आ, जैसे अपन ने जो चित्र देखा था अभी, तो ये हमारी छड़ चुंबक थी और इसके चारों तरफ लगा हुआ था चुंबक। चुंबक है। तो क्वेश्चन ये था कि इस चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और उसकी वजह से इस छड़ चुंबक पर, ये एल्यूमिनियम की है, इस पर एक ये विस्थापित हुई है, इसमें हलचल हुई है, इसमें हलचल हुई है, ये विस्थापित हुई है। तो इस छड़ पर लगने वाले बल को समझना है। तो उन्होंने ये कही है, देखो उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमीनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में यदि धारा की दिशा बदल देंगे, अगर धारा की दिशा बदल देंगे तो बल की दिशा भी बदल जाएगी। धारा की दिशा, इस लाइन को आप अलग से नोट कर लेना। अगर किसी चालक में धारा की दिशा बदल दी जाएगी तो वहां पर बल की दिशा भी बदल जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी बल इस दिशा में लग रहा है, अगर आपने धारा की दिशा बदल दी, धारा की दिशा उल्टी कर दी, तो बल की दिशा भी उत्क्रमित हो जाएगी, बदल जाएगी। अब देखो, अब चुंबक के ध्रुवों पर परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित आरोपित देखिए, विद्युत धारावाही धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। इस लाइन को याद करना पड़ेगा, वापस से सुनना। चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। इस लाइन को ध्यान से सुनना भाई। ये जो चालक है, ये चालक है, तो चालक पर आरोपित बल की दिशा, ये जो चालक है, इस चालक पर जो बल की दिशा है, चाहे बल नीचे से लगे, ऐसे लग रहा है, ऐसे समझिए बल ऐसे लग रहा है, तो अगर बल ऐसे लगेगा तो ये यूं हो जाएगा नहीं। ध्यान से सुनना, ये कोई चालक है, अगर हम चालक पे ऐसे बल लगा रही हो ऊपर की तरफ, अगर बल ऊपर की तरफ लगेगा, बल ऊपर तो बल लगेगा, तो ये जो छड़ है इसकी भी दिशा बदल जाएगी, दिशा बदलेगी, छड़ की भी दिशा। अब सुनिए, यहां से देखो, चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक पर आरोपित बल की दिशा जो है ना, विद्युत धारा की दिशा, अरे भाई बार बार बोल रहा हूं, इस लाइन को पकड़ लीजिए, छोड़ो पूरा प्रयोग। अगर धारा की दिशा बदलोगे, अगर धारा की दिशा बदलोगे तो आरोपित बल की दिशा भी बदल जाएगी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलोगे, अगर चुंबकीय क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ऐसे समझो, अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये कर दो, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दो, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर सबसे पहले मैं कह रहा हूं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, देखो ये, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अभी ये है, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दूं, अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दूं तो आरोपित बल की दिशा भी बदल जाएगी। सर आप जो पढ़ा रहे हो वो आपकी बुक में, ये वाला ये टॉपिक है, ये रह गया था, तो इसलिए मैं इसको इससे ले रहा हूं। हाँ अभय सीरिया जी, हाँ हाँ रिकॉर्डेड क्लास है, अभय सीरिया जी, हाँ रिकॉर्डेड क्लास है ये।
एक अभय जी है, कह रहे गुरु जी रिकॉर्डेड क्लास है। सर जो आप पढ़ा रहे हो आपकी बुक में, ये वाला टॉपिक बुक में नहीं है, इसीलिए मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूं। तो भाई चालक पर आरोपित बल की दिशा धारा की दिशा पर भी निर्भर करेगा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि क्षण में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है उस समय अधिकतम होता है उस समय अधिकतम होता है जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ओ हो, ये लाइन फिर याद कर लो, छपी हुई है पेपरों में, ये लाइन पेपरों में छपी हुई है, बार बार कह रहा हूं इस लाइन को वापस देखिए। दोस्तों यहां से आगे हम ये करते हैं, छड़ में विस्थापन, ये जो छड़ है ये चालक तार को छड़ बोल रहे हैं। छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है, विस्थापन कब अधिकतम होगा, जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। जैसे ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, अगर इनके बीच 90 डिग्री का कोण आ रहा है, अगर इनके बीच में 90 डिग्री का कोण आ रहा है तो लगने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा। बल क्या होगा, अधिकतम होगा। बल क्या होगा, अधिकतम होगा। बल कब अधिकतम लगेगा, छड़ के ऊपर बल कब अधिकतम लगेगा, छड़ के ऊपर बल कब अधिकतम लगेगा, ये बताइए। जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। जब धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। हाँ भाई, ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा का पता एक सरल नियम द्वारा लगा सकते हैं। चलिए पहले इसके ऊपर हम पूरा डिस्कस करेंगे। जब ये पूरी बात आपको, यही पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये इसका पीडीएफ में आपको लगा दूंगा, लेकिन आपसे फिर कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन आता है। मेरे भाई आपको मैं बताऊं, आपने कभी, सुनिए सुनिए धीरे धीरे समझ में आएगी, आपने कभी विद्युत मोटर और जनरेटर के चित्र देखे हैं? समझना, अब धीरे धीरे आएगी समझ में बात, लेकिन भैया जब समझ में आती है, जब चीजें पड़ती है। आपने कभी एक विद्युत मोटर और जनरेटर के जब चित्र देखे होंगे तो वहां पे एक आर्मेचर लगा रहता है, एक बार याद करो, एक आर्मेचर लगा होता है। सुन मेरी बात को अब ध्यान से मेरा भाई, जब आपने कभी मोटर और जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा तो मेरे भाई आपको याद होगा, जैसे ये ए बी सी डी, ये आर्मेचर है और यहां पर एन और एस नाम के दो चुंबक लगे होते हैं और इसको करंट से भी जोड़ा जाता है, इसको धारा से भी जोड़ा जाता है। आपने कभी देखा है ये जो पलटा होता है, नहीं पलटा, आर्मेचर को मैं पलटा बोल रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ए सुन ले बात, देख भाई, जैसे ऐसे समझ लो ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर घूमता कैसा है, अपने आप थोड़ी घूमता है ये आर्मेचर, इसको कौन घुमाएगा, समझेगा धीरे धीरे समझ में आएगी, खोपड़ी के अभी बटन खोल। आपने अगर कभी भविष्य में जनरेटर और मोटरों के चित्र देखे हो तो उसमें एक आर्मेचर लगा होता है। मुझे बताओ ये आर्मेचर, मतलब मैं इसको बोला नर्म लोहे का होता है ये, ऐसे समझो ये एक चौकोर एक पटेला है, और अब मुझे बताओ कि ये घूमता कैसे है, इसको घुमाने वाला कौन है, ये घूमता कैसा है।
ये आर्मेचर कैसे घूमता है? ओ मेरे भाई, ये आर्मेचर तब घूमेगा जब इसके ऊपर, जैसे समझो इस पे यहां से एक बल लग रहा है, बल लग रहा है, बल 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 लगेगा तभी तो आर्मेचर घूमेगा। समझो, इस पर क्या लगेगा? बल। इस पे लगाओ बल, अरे बल लगेगा, आरोपित बल, बल लगेगा तभी तो ये चालक जो है ना, ये चालक क्या करेगा? गति करेगा। ये जो आर्मेचर होता है उस पर यही नियम काम करता है भाई। अब इसी प्रयोग को मैं फिर वापस पढ़ाऊंगा आपको, इसी प्रयोग को फिर मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा। और भैया सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और सीखने की आप भी कोशिश करो। ये पैराग्राफ आपको क्वेश्चन देके जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। ये पीडीएफ में लगा दूंगा, आप इस पीडीएफ की टेंशन मत करना, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा। अब सुनिए, इसको पढ़ने के बाद तुरंत ही हम एक नियम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम से पता चलेगा कि आरोपित बल की दिशा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है और धारा की दिशा क्या है। पढ़ा होगा ना एक फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वो इसी से जुड़ा हुआ है। कहता है चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक पर चालक क्या है भैया? चालक का मतलब ये आर्मेचर, चालक का मतलब ये तार। तो चालक पर आरोपित बल की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे, चालक पर आरोपित बल की दिशा बताने के लिए। चलो भाई, एक बार प्लीज थोड़ी देर के लिए यस या नो करो, फिर मैं दोबारा समझाता हूं इसको। ऐसे समझो, ये दो चुंबक है, थोड़ी देर के, ये दो चुंबक है। तो चुंबक में भी बल रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा इनके चारों तरफ। चुंबक के चारों ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र होता है। और इनके बीच में ये कोई चालक तार रखेंगे, चालक तार है। तो हमें ये सीखना है कि इस चालक पर बल कैसे लगेगा, बल कैसे लगेगा। ये कोई चालक है, इस पर बल 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 को समझना है। और उस बल को समझने के लिए पहले ये पढ़ना है, फिर पढ़ाऊंगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। मैं आपको कोई नहीं कहेगा इतनी कि ये चैप्टर समझने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और ये चैप्टर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं बीच में, क्योंकि अगर इसको लास्ट में पटक देता ना कहीं, तो लास्ट तक तो आप बहुत ढीले हो जाते हो। ठीक है ना? तो अब वापस से सुनो। देखो बात हो रही है, एक बार फिर चित्र बना दूं। जैसे ये छड़ चुंबक है, थोड़ा समझना इस पॉइंट को आप। ये कोई छड़ है, छड़ है। ठीक है, ए और बी, ये कोई छड़ है और इसको रखा है एक, ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये चुंबक है। तो स्टार्टिंग में बात ये हो रही है और इसमें आप इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। प्लीज ध्यान से सुनोगे आप। ये कोई छड़ है या धारावाही चालक तार है, चालक तार है, ये चुंबक है। तो इसको दो हिस्सों में आपको सीखना है। पहले तो ये कहा जा रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित करो, इसमें धारा प्रवाहित करो। तो अगर इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, नंबर एक,
नंबर 1, चालक में धारा प्रवाहित करने पर, ये चालक है, इसमें करंट छोड़ेंगे। अगर हम चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। तो इसकी वजह से चुंबक पर बल लगना चाहिए, इसकी वजह से चुंबक पर क्या लगना चाहिए, बल लगना चाहिए। ठीक है, एक दूसरा, ये एक है चुंबक की वजह से छड़ पर आरोपित बल। दूसरे पार्ट में यह बोला गया है कि इस चुंबक की वजह से इस चालक पर भी एक बल लगेगा। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ये तार जो है चालक वो किसका बना है, एल्यूमिनियम का। तो इस चुंबक की वजह से यह चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, भाई चुंबक के चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से इस छड़ पर एक बल लगता है, उस बल को भी समझना है। अब मैं वापस पूरा पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लास्ट बार और अच्छे से सीखो। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, उपरोक्त क्रियाकलाप में छड़ के विस्थापन से छड़ में विस्थापन होगा। इस चुंबक की वजह से या चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये छड़ में क्या होगा, विस्थापन होगा। छड़ में क्या होगा, विस्थापन होगा। विस्थापन से हमें यह संकेत मिलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्यूमीनियम की विद्युत धारावाही छड़ पर एक बल आरोपित होता है। और यह भी संकेत मिलता है कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। धारा की दिशा बदलने से जो छड़ पर जो बल लगता है उसकी दिशा भी बदल जाती है। अब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर, वो पहले जो एन और एस था ना उसको बदल रहा है, ठीक है। चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊर्ध्वाधर अधोमुखी कीजिए। मतलब आप पहले जो ये एन और एस था, अब इसकी दिशा बदल के एस और एन कर दी, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। एक बार पुनः यह दिखाई देता है कि विद्युत धारावाही छड़ पर आरोपित बल की दिशा उत्क्रमित हो जाती है। भैया दो लाइन पकड़ लो, धारा की दिशा बदलेंगे तो भी बल की दिशा बदल जाएगी। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेंगे तो भी बल की दिशा बदल जाती है। इससे यह प्रतीत होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। यह दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि ये जो छड़ है इसमें विस्थापन अधिकतम कब होगा, इसमें अधिकतम बल कब लगेगा। तो अधिकतम विस्थापन तब होगा जब धारा की दिशा, जैसे ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री के बीच पे हो। तो यहां पे लिखा है कि विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। ऐसी स्थिति में चालक पर आरोपित बल की दिशा
का पता हम एक सरल नियम के द्वारा भी, आगे कह रहा है कि एक प्रयोग और करते उससे भी ये बात का पता चल जाएगा। अब देखो भाई, ये तो हो गया इसका पैराग्राफ। इसका पीडीएफ में आपको ऐसे के ऐसे ही दे दूंगा। ये प्रयोग है यार, ये क्या है भाई, प्रयोग है ये प्रयोग है, ये प्रयोग है। अब हम जस्ट इसके बाद में एक लास्ट, आज ज्यादा नहीं कम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बात मैं पढ़ाऊंगा ये आज आपको पढ़ के जानी है, सीख के जानी है। ये है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए प्लीज, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, ये हमारा बायां हाथ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनिए। अरे भाई पंकज जी, आपको ऑप्टिक्स पढ़ाया, ऑप्टिक्स में कितनी पीपीटी मैंने लगाई? ऑप्टिक्स मैंने पढ़ाया था, कितनी पीपीटी वहां पे पर लगाई थी मैंने? उसके बाद में मैंने मानव नेत्र की संरचना पढ़ाई थी, कितनी पीपीटी मैंने लगाई? उसके बाद विद्युत धारा पढ़ाई, कितनी पीपीटी मैंने लगाई? चुंबक स्टार्ट भी किया, वहां पर कितनी पीपीटी मैंने लगाई? खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट मत समझे ग्रुप डी धारी। तेरी 7 पीढ़ी गुजर जाएगी इनको सीखने में, और मैं चाहता नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख के 4 लाइन समझा के भी छोड़ सकता हूं मैं। तुझे ये भी नहीं पता चलेगा चैप्टर कब खत्म हो गया। मैं इन चीजों को 5-5 बार इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कुछ सीख जाए, नहीं तो तेरे जैसे धुरंधर 5,000 रुपए ले लेता हूं और ये भी नहीं पता चलता है कि चुंबक कब खत्म हो गया। तुझे पता था कि टॉपिक है किताब में, इसलिए जितनी वो है ना वो कर ले ग्रुप डी की तैयारी, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा हूं ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिकली चैप्टर है। इसलिए प्लीज थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करो। इस चैप्टर को मैं पढ़ा के भी दोबारा लिखा दूंगा हाथ से। मेरी बात को सुन ले, कान के पर्दे खोल ले। ये डावरा सर है, इस पूरे चैप्टर को ऐसे पढ़ा के और हाथ से भी लिख दूंगा दोबारा मैं। ये भी मैं कह रहा हूं तेरे से, ये भी पढ़ ले और पूरा चैप्टर हाथ से भी लिख दूंगा। लेकिन इंटेलिजेंट मत बने बिना काम पे, जितनी सी औकात है उसी में अपना काम करता रहे। मुझे मत सिखाया कि कहां पे क्या चीज लिखनी है, क्या चीज मुझे चित्र बताना है। मैं कह रहा हूं कि इसको मैं पूरा किताब से भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी की भाषा पढ़ाना चाह रहा हूं मैं। एनसीईआरटी से इस चैप्टर को इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूं कि इसमें क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप। नहीं तो मेरा भाई ये चुंबक वाला पाठ
अब तक 2 बार पूरा कर देता लिख के। और तू खोल तेरी किताबें, तेरी धुरंधरों की किताब खोल के देख कि उसमें लिखा क्या है। इसलिए प्लीज पहले एक बार इसको समझ ले। मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर को मैं हाथ से भी लिख दूंगा, लेकिन तब लिखूंगा जब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये चैप्टर बैठ जाएगा। मैंने ऑप्टिक्स में तो कही नहीं, मैंने मानव नेत्र में नहीं बोला, विद्युत धारा में नहीं बोला। मैं चुंबक वाले चैप्टर में आके इसलिए बार बार मेहनत कर रहा हूं, इसलिए ताकत लगा रहा हूं कि ये चैप्टर आपको कभी जिंदगी में नहीं समझ में आया होगा और न किसी ने पढ़ाया होगा। इसलिए मैं इसमें बार बार ताकत लगा रहा हूं, बार बार ताकत लगा रहा हूं। पहले एक बार आप इसको सीख लो। जब आपको लग जाए कि थोड़ा थोड़ा सीख गया, मैं फिर इस चैप्टर को दोबारा पढ़ा दूंगा, एक एक लाइन हाथ से लिख दूंगा। और बता भाई क्या चाहिए तेरे को। पर मैं समझा भी रहा हूं, इस पीडीएफ को भी समझा रहा हूं, और अपनी किताब देखिए, अब इतनी किताब के अंदर है ये सब बातें, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी इसलिए खोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे कि हाँ ये चीज हमारी एनसीईआरटी में है। नहीं तो ये चीज तो मेरे नोट्स में भी है, मैं इसको लिख भी सकता हूं। देख, पहली बात तो ऐसी बात नहीं है, ये चीजें अपनी किताब में भी है। देखो मेरी बात को, ये रहा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो अपनी किताब में है, ऐसी बात नहीं, वो वाला टॉपिक अपनी किताब में नहीं था। पहली बात तो ये रहा, ये टॉपिक अपने किताब में है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किताब में है ये, है ना? और ध्यान से सुनिए, दूसरी चीज, ये किताब में भी है और मैं इसको समझा भी रहा हूं और हाथ से भी लिख दूंगा। लेकिन अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखा करो। अगर 100 में से 2 दिन अगर मैं पीडीएफ से पढ़ा दूंगा तो कोई परले नहीं फट जाएगी, कोई महाप्रलय नहीं आ जाएगी। अगर 100 क्लास में से 2 दिन अगर मैं ये पीडीएफ या अपनी किताब से पढ़ा दूंगा तो कोई बड़ी प्रलय नहीं आ जाएगी यार। तो प्लीज थोड़ा सा आपसे निवेदन है, थोड़ा मुझ पे विश्वास रखिए। मैं चीजें आपको लिख के भी दे दूंगा, सब लिखा हुआ है। अब ये है ना, ये देखो, ये सब आपने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको हाथ से भी लिख दूंगा, किताब आपके पास में है ही है, तो इसलिए थोड़ा सा तो यही है, वो ही बात है। इसमें से डिटो कॉपी कर रखी है एनसीईआरटी से, लेकिन एनसीईआरटी खोल के इसलिए दिखा रहा हूं, इसलिए इसको दिखा रहा हूं ताकि इससे क्या थोड़ी दिमाग में पॉजिटिव वो आती है कि हाँ ये किताब में है, हाँ ये एनसीईआरटी की किताब में है। अब सुन मेरा भाई, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम है, अब ध्यान से सुनना, ये है अपनी किताब में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये समझो, मैं जो लाइन बोलूंगा कि ये जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है, ये क्या बताएगा। दायां हाथ का नियम अलग है, प्लीज, दायां हाथ का नियम अलग है, दायां हाथ का नियम अलग है, बायां हाथ का नियम अलग है। ये फ्लेमिंग के है दो, फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम अलग है और दायां हाथ का नियम अलग है। समझ लो इस चैप्टर को, फिर लिखा देंगे इस चैप्टर को पूरा दोबारा से। दोस्तों, पहले तो मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम है, वो ये बताता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। जैसे ये बार बार कह रहा हूं, ये कोई चालक है, ये कोई चालक है, ठीक है। इस चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। अब ये चित्र यहां तो ऐसा ही दिखेगा, आप इसको अगर ऐसे समझोगे तो और अच्छा दिखेगा। ये जैसे ये किताब है ना, ये कोई चालक है, तो आपको पता है कि अपने ये जो मोटर होती है ना, उसमें लगा होता है ऐसे नर्म लोहे का आर्मेचर, आर्मेचर होता है। तो ये आर्मेचर
घूमता क्यों है? समझना मेरी बात को, ये घूमता क्यों है? ये घूमता तब है जब इस पर क्या लगता है, बल। यहां से बल लगेगा, समझो यारो। देखो नीचे देखो, पेन को देखो, ये पेन क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। ये बल लगाएगा तभी तो ये आर्मेचर घूमेगा, बल लगाएगा तभी तो ये घूम रहा है। फिर ये ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये धीरे 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 फिर घूमे। तो ये घूम क्यों रहा है? इस पर कोई ना कोई बल लग रहा है तभी तो घूम रहा है यार ये। तो बात ये है कि इस चालक पर, ये चालक है, इसको चालक समझो, इसको चालक। इस चालक पर आरोपित बल 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 की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा, बल की दिशा बताने के लिए ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आया है। क्लियर है? अब सुनो पहला पॉइंट, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। मैं लिखूंगा इस पॉइंट को पूरे को, पहले इसको समझो। क्रियाकलाप 12.7 छोड़ो उसको। हमने विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा, ये देखो, चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। देखिए वापस चलिए, देखो भाई, इधर देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये धारा की दिशा है। तो इन पर जो बल लगेगा, देखिए, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर, ऐसे समझ लो प्लीज। ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ये लंबवत का मतलब है 90 डिग्री। तो विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को परस्पर लंबवत रखकर विचार किया था और यह पाया कि चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक पर आरोपित बल की दिशा इन दोनों के क्या है, लंबवत है। इन दोनों के क्या है, लंबवत है, 90 डिग्री है। ठीक है, चालक पर आरोपित बल की जो दिशा होगी वो इन दोनों के क्या होगी, लंबवत होगी। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जिसे फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम कहते हैं के द्वारा की जा सकती है। इस नियम के अनुसार आपके बाएं हाथ की तर्जनी, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, मतलब 90 डिग्री पर होनी चाहिए। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए और इसके बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। इस नियम के अनुसार आपके बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि ये ध्यान रखना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तर्जनी ये है, तर्जनी ये है। अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है और मध्यमा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा को बताती है, बीच वाली उंगली। और फिर अंगूठा जो है, अंगूठा चालक की गति की दिशा अथा चालक पर आरोपित बल की दिशा को संकेत करेगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन और विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग होता है। समझो इसको, मैं समझा रहा हूं, कुछ नहीं करना, साइड में लगाइए किताबों को, बाएं हाथ ले लो, बाएं हाथ की, बाएं हाथ की तर्जनी ऐसे समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने से बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे
पहले तो इनको इस तरह से व्यवस्थित करिए कि ये एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। इसके और इसके बीच में 90 डिग्री रखो और इसके और इसके बीच में 90 डिग्री हो। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत होने चाहिए। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ के नियम से हमें ये पता चलता है कि तर्जनी, बस याद करके बैठ जाओ, मजा आ जाएगा। तर्जनी, तर्जनी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। तर्जनी, रट लिख लो इस पे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा आरोपित बल। अंगूठा ये बताता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। जैसे अगर समझो धारा की दिशा ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है, तो अंगूठा बताता है कि चालक पर बल ऊपर की तरफ लगेगा, चालक पर बल ऊपर की तरफ लगेगा। ये अंगूठा चालक पर आरोपित बल की दिशा को बताता है। भैया बैठ गया। ये वाला तो पहले भी पढ़ रखा होगा। फ्लेमिंग का बायां हाथ का जो नियम है, ये तो लगभग सबने पढ़ रखा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें तो। लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा और मेहनत करेंगे तो चीजें और सीखने में आएगी। अब कोई कहे कि सर, इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को हम लिखे कैसे। देखिए, आपको अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को अगर लिखना है तो आप यहां से लिखेंगे। देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ठीक है, इस यहां से भी मत लिखो, यहां से शुरू करना। आप तो यहां से शुरू करिए। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। लंबवत मतलब इन ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर हो। यदि तर्जनी, बस लाइन ही तो यही पकड़नी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बताती है, जबकि अंगूठा ये बताता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी। चालक पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, ये नीचे वाली लाइन भी पढ़ लेना। विद्युत मोटर, जनरेटर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, माइक्रोफोन, विद्युत मापक यंत्र कुछ ऐसी युक्तियां हैं जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का क्या होता है, उपयोग होता है। ये तो 10वीं की तो एनसीईआरटी है भाई साहब। तो भाई, जो जो लाइन आपको समझ में आई हो वो लाइन आप नोट कर लेना। बाकी का ये जो पीडीएफ है जो मैंने आज आपके लिए यूज करी है, इस पीडीएफ को हम इसमें ही लगा दूंगा साथ में ही। और अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें बची नहीं है। अब कल लास्ट टॉपिक में कराऊंगा आपको। इसमें एक लास्ट टॉपिक है, एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताऊंगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताऊंगा। और फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम जो है ना, वो अब नई किताबों में नहीं है। अगर मैं एनसीईआरटी की किताब की बात करूं तो हमारी जो नई एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उनमें नई एनसीईआरटी की किताबों में शायद अब ज्यादा मैटर नहीं है। अगर मैं
नई एनसीईआरटी की किताब की बात करूं तो नई एनसीईआरटी की किताब के अनुसार इसमें आगे कुछ भी नहीं है। मैं आपको, आपके पास में अगर नई एनसीईआरटी की किताब है तो एक तो इसमें घरेलू विद्युत परिपथ दे रखा है, वो मैं कल आपको समझा दूंगा। फिर भी एक बार मैं देख लेता हूं कि इसमें कुछ और है या नहीं है। ये तो मैंने आपको बता दिया। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी नहीं है नई किताब जो है। नई किताब में फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम भी नहीं है। नई किताब को खोल लेना, उसमें फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम भी नहीं है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का चुंबक वाला पार्ट। फिर भी मैं एक क्लास चुंबक की और लगाऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि नई एनसीईआरटी में वो है ही नहीं है। वो विद्युत धारा का, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो उसको मत पढ़ो, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। कल एक क्लास और समझाऊंगा और उसके बाद इस चुंबक के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। आप इसको जैसा जैसा मैंने पढ़ाया है ना, एक बार ऐसा ऐसा याद रख लो। फिर मैं कल आपको चुंबक के कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि डावरा सर ने जहां जहां ताकत लगाई है, हमें वो लाइन याद रखनी है। तो मैं चुंबक के क्वेश्चंस भी आपको करवा देता हूं। देखिए, शाम को क्लास होगी नहीं होगी वो मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगा। अगर मैं किसी काम से, घर में 4 और 5 तारीख की शादियां है, मेरे परिवार में 4-5 तारीख की शादी है, तो कोशिश करूंगा जितनी क्लासें होंगी वो मैं है। बाकी का अगर 4-5 तारीख को ये 2-3 दिन अगर डिस्टर्ब भी रहेंगे तो मैं आपको आगे आके जैसे 5 तारीख के बाद 6 तारीख से फिर डबल क्लास कर दूंगा, है ना। तो थोड़ा सा इस वीक में 3-4 दिन जो है थोड़ा मैं डिस्टर्ब रहूंगा। फिर भी आप अपनी ताकत लगा लो और आपसे निवेदन है कि थोड़ा जैसे जैसे बोलूं ना ऐसे ऐसे सीख लो यार, है ना। और पहले ये भी कह रहा हूं, यदि आप केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी के इधर उधर मत भटको। एनसीईआरटी बहुत है, इन्हीं में पसीने आ जाएंगे, है ना। एक और बात बता दूं, समझो मेरे भाई, जो नई किताब है उसमें विद्युत मोटर और जनरेटर हटा लिया है, नहीं है। नई एनसीईआरटी की किताबों से विद्युत मोटर और जनरेटर वाला टॉपिक नहीं है, हटा दिया वो। क्लास 4 में अभी चेक करवा देता हूं, क्लास 4 में अभी चेक करवा देता हूं, क्लास 4 में डाल चुका हूं और मैं अभी चेक करवा देता हूं क्लास बंद होते ही। थैंक यू सभी भाइयों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का मैं आपको मैसेज छोड़ता रहूंगा।